नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट का आपको सेकंड क्वेश्चन समझा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, अनुक्रिय शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अनुक्रिय शिक्षण की विशेषता तथा कार्यविधि की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज चलो इसके बारे में आज हम आपको समझाते हैं। तो आप अनुकरणीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अनुकरण का रूप होते इंग्लिश में इसके सिमुलेशन बोलते हैं। किसी कार्य का किसी चीज़ का रूप धारण करना, एक कृत्रिम वातावरण तैयार करना। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होती हैं, तो उसके लिए अनुरूपित शिक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि इसमें अध्यापन का कार्य सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को जब अध्यापन का कार्य करवाया जाता है, शिक्षण का कार्य किया जाता है, तो कक्ष में उसको सीधा न भेजने की बजाय सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं। अध्यापक के रूप में जो जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्यों के बारे में विद्यार्थियों को मतलब उसके बारे में उनके कौशल प्रदान किया जाता है, उनके बारे में उनको सिखाया जाता है। जैसे अध्यापक कक्षा में कौन कौन सी भूमिका करते हैं। शिक्षण विधि का चुनाव करता है, परिविधियों का चुनाव करता है, प्रश्न भी पूछता है, बच्चों से व्याख्या भी करता है। तो अनेक प्रकार के कार्य इसमें संपन्न किए जाते हैं। इन दौरान हमने कौन कौन से कार्य करने, उन सब चीज़ों की भूमिका निभानी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं। तो हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान जो हमारी कक्षाएं होती हैं, उसी में ही हम कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं। एक वास्तविक कक्षा का उसमें रूप प्रदान किया जाता है। वास्तविक कक्षा के अनुसार उसमें कार्य प्रारंभ किया जाता है। बच्चों को उनके समूह के अनुसार उन समूह में ही किसी एक को अध्यापक की भूमिका निभानी होती है, बाकी सभी को विद्यार्थी की भूमिका निभानी होती है। उसी में से किसी एक को निरीक्षक की भूमिका निभानी होती है। तो उनको सभी कार्य आपस में बांट दिए जाते हैं। तो इन सभी कार्यों के बांटने के बाद अध्यापक को ये सारी विद्यार्थियों को ये सारी क्रियाएं संपन्न करनी होती है। तो इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के दौरान क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं वो अनुरूपित शिक्षण का कार्य कहलाता है। तो अनुरूपित शिक्षण क्या होता है, एक मतलब किसी चीज़ का रूप धारण करना। हम बच्चों को कक्ष में सीधे भेजने के बजाय उसके पहले शिक्षण का कार्य सिखाया जाता है। ठीक प्रकार से भी शिक्षण क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया जाता है। भी किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछना है, किस प्रकार से बच्चों के टॉपिक को रखना है, कैसे वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पहले बताया जाता है। तीसरी इसको हम एक तरीके से रोल प्लेइंग भी कह सकते हैं, बोला भूमिका का निर्वाह करना, अभिनय करना भी इसको हमें कह सकते हैं। तो अनुरूपित शिक्षण को हम किस प्रकार से निभाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको आगे इसमें बताते हैं। जैसे इसमें दे रखा है अनुरूपित शिक्षण की परिभाषा। तो एक परिभाषा में बताइए, अनुरूपित शब्द का अर्थ है वास्तविकता की तरह प्रतीत होना। वास्तविकता की तरह प्रतीत कैसे होते हैं, तो मैंने क्या बताया, इसमें जो काल्पनिक कक्षाओं का निर्माण किया जाता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को वास्तविक भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। छात्र अध्यापकों को कहा जाता है कि आप में से एक अध्यापक बने और बाकी विद्यार्थी बने और उसमें आप अध्यापन का कार्य प्रारंभ करें। एक बताई कि इसे थॉमस और डिमर ने बताया कि वास्तविक के बिना सार प्रदान करना अनुरूपित करना। वास्तविकता के बिना सार प्रदान करना मतलब वास्तविक कक्षा तो नहीं होती, परंतु वास्तविक कक्षा जैसा ही उसमें सार प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार के उसमें कार्य किया जाता है, उसमें उसी प्रकार की भूमिका निर्वाह करना जाता है, उसी प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है। तो वास्तविकता का प्रतीत करवाया जाता है। ठीक है, ये क्या था भी अनुरूपित शिक्षण के इसकी परिभाषा बताइए। तो अनुरूपित शिक्षण की क्रियाओं के प्रकार बताए हैं इसमें। तो एक बताए अभिनय करना या भूमिका निभाना। तो सबसे पहला था अभिनय करना, रोल प्ले। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी किसी चीज़ की इसमें भूमिका निभाई जा सकती है। जैसे हम कहते हैं कि आप हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थियों में से हम कहेंगे कि आप में से एक अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करो, उसका रोल करो। कि अध्यापक कक्षा में कैसा पढ़ाता है, किस प्रकार की भूमिका करता है, क्या क्या कार्य करता है, आपको वो सभी कार्य शिक्षण के दौरान आपको संपूर्ण करने हैं। आपको बच्चों को उसी प्रकार की भूमिका निर्वाह करके बच्चों को पढ़ाना है, एक अध्यापक की भूमिका निभानी है। तो इसमें दूसरा है सामाजिक नाटक।
तो सामाजिक नाटक कौन कौन से होते हैं? सामाजिक नाटक होते हैं सामाजिक कुरीतियों को दूर करे, सामाजिक जो हमारी बुराइयां होती हैं उनको समाप्त करने की जो कोशिश की जाती है, उनको खत्म करने के लिए जो नाटक किए जाते हैं वो सामाजिक नाटक कहलाते हैं। जैसे दहेज प्रथा, स्त्री प्रथा, प्रदूषण, ये बढ़ती जनसंख्या, ये अनेक प्रकार के हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें सामाजिक नाटकों की भूमिका, सामाजिक नाटक करने होते हैं। तो सामाजिक नाटक करने के लिए हम उसमें अनेक कलाकारों की जरूरत होती है, अनेक व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, अपनी जो चीज़ उसको दी जाती है, जो कार्य उसको करने के लिए कहा जाता है, उसको वही भूमिका निभानी होती है। तो इसमें एक अभिनेता की भूमिका निभानी होती है, तो सामाजिक नाटक होता है। और नंबर 3 इसमें बताया खेल खेलना। खेल खेलना क्या होता है? वही बात है, खेल खेलने भी, इसमें भी हम अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। जब हम खेल खेल के मैदान में कोई भी खेल करते हैं तो हम प्रत्येक एक खिलाड़ी के रूप में कार्य करते हैं, खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं। जैसे मान ली क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं तो इसमें बैट्समैन भी होगा, फील्डर भी होगा, कोई एम्पायर भी बनेगा, कोई बॉलर भी बनेगा, तो ये सारी इसमें भूमिका निभाई जाती है। तो उसी प्रकार जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अनेक चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। तो खेल करने के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों की इसमें तैयारी की जाती है। सभी चीज़ों की मतलब उपलब्ध कराने के बाद वो सारे कार्य इसमें सिखाया जाता है। तो इसके बाद इसमें आता है अनुरूपित शिक्षण की प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया या पद। तो सबसे पहले इसमें आता है भूमिका का निर्धारण करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चे हमारे क्लास कक्ष में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से हम सबकी भूमिका का निर्धारण करते हैं कि भी आप में से एक अध्यापक की भूमिका निभाएगा, आप में से इसमें विद्यार्थियों की भूमिका निभानी है और आप में से ही एक निरीक्षक की भूमिका निभानी है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को हम कहते हैं कि आपको 5 से 10 मिनट तक इस भूमिका का निर्वाह करते हुए आपको अध्यापन का कार्य करना है, आपको ठीक से विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ की तैयारी सबसे पहले की जाती है, भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पद इसमें आता है कौशलों का चयन करना, उन पर विमर्श करना। कौशल मतलब स्किल, कौन से कौशल का विकास बच्चों के अंतर्गत करना है, कौन सी स्किल सिखानी है, उस चीज़ पर भी इसमें हम चर्चा करते हैं, उसका मतलब उसका चयन करते हैं। विपर्सन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, या जो भी हमारे पास है प्रोबिंग क्वेश्चन, जो भी स्किल्स हमारे पास हैं, कौशल्स हैं, उन कौशलों का हम चयन करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन से कौशल का चुनाव करें, कौन से कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है। उसके बाद नंबर 3 कार्यक्रम का कार्य रूप देना। कार्यक्रम का कार्य रूप देने का मतलब इसमें क्या कहलाता है, इस पद के अंतर्गत कार्य करने का एक्चुअल स्वरूप दिया जाता है, छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाता है, उसको पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है, किस प्रशिक्षण कब समाप्त होगा, कब प्रारंभ करना है, कब प्रश्न पूछना है, कौन कौन इसमें निरीक्षक की भूमिका निभाएगा। तो ये सारी चीज़ इसमें क्या करते हैं, इसको कार्य रूप देना कहलाता है। उसके बाद अवलोकन मूल्यांकन विधि निश्चित करना। तो भी अवलोकन करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी चीज़ का प्रयोग करेंगे, या भी हमें मैनुअल रिकॉर्ड करना है, स्वयं पीछे बैठ कर मैनुअल तरीके से ये रिकॉर्ड करके हम बच्चों को समझाना है, या किसी टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन करेंगे। क्या भी विद्यार्थी आगे पढ़ा रहा है, छात्र अध्यापक की भूमिका, तो उसका हम टेप रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड करें या वीडियो रिकॉर्डर की सहायता से रिकॉर्ड करके उसका मूल्यांकन करें, या फिर उसमें हम मैनुअल तरीके से पीछे बैठकर उसका मूल्यांकन करें, ताकि जो बच्चा पढ़ा रहा है, जो चीज़ सीख दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको ठीक प्रकार से मूल्यांकन करके उसके बारे में बच्चों को बता सके। और इसके बाद है प्रथम अभ्यास स्तर का संचालन। तो इसके बाद ये सब क्रियाओं के निर्धारण करने के बाद, सारी भूमिका ने बनाने के बाद, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अभ्यास स्तर का संचालन करते हैं, पढ़ाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जो अध्यापक की भूमिका निर्वाह करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप पढ़ाने का प्रारंभ कार्य करें, शिक्षण कार्य प्रारंभ करें, प्रतिपुष्टि उसको प्रदान की जाती है, प्रश्न पूछते हैं, ये परिवर्तन अपने व्याख्यान में परिवर्तन करते हैं, जो भी कार्य इसमें करता है वो सब कार्य इसमें अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है प्रक्रिया अथवा विधि में परिवर्तन। तो विधि में परिवर्तन कैसे आगे, इसमें हम क्या करते हैं, भूमिकाओं का परिवर्तन करते हैं। एक अध्यापक भूमिका वाले दूसरे अध्यापक को उसको भूमिका के रूप में कार्य देते हैं। निरीक्षण की भूमिका का चयन बदलाव करते हैं। तो छात्र अध्यापक की रुचि को ध्यान में रखते उनको सामने जो सार्थक चुनौती उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो जो सारे कार्य इसमें किए जाते हैं वो सब चीज़ इसमें प्रस्तुत की जाती है।
इसके बाद इसमें आता है अनुरूपित शिक्षण की उपयोगिता या महत्व। इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या क्या, इसके बारे में इसमें बताते हैं। तो सबसे नंबर का अध्यापक और विद्यार्थी में क्रियाशीलता का विकास। अभी अध्यापक और विद्यार्थी में क्रियाशीलता का विकास कैसे होता है, जब हम कोई कार्य करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो उसमें क्रियाशीलता बनी रहेगी। अध्यापक बच्चों के सामने उसको भूमिका निर्धारित करता है, तो विद्यार्थी जब उसको अलग अलग भूमिका जब मिल जाती है, जो कार्य करने के लिए कहा जाता है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो जैसे मेरे को अध्यापक की भूमिका बनी, तो मैं अपनी भूमिका का निर्वाह करता हूँ, जो भी कार्य मेरे को दिया जाता है उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो नंबर 2 इसमें बताइए प्रतिपुष्टि और अंतर्दृष्टि का विकास। प्रतिपुष्टि कैसे, जब हम उसको बच्चों को फीडबैक देते हैं, जो कार्य उसने क्या कैसा किया, उसको हम तुरंत फीडबैक की उसको प्रदान करते हैं। फीडबैक से मतलब पता चल जाता है कि कितना अच्छा कार्य किया, कितना अच्छा कार्य नहीं किया। शिक्षण में कुशलता की प्राप्ति नहीं। शिक्षण में कुशलता कैसे प्राप्ति भी, एक तो मैं बिना किसी का तैयारी के कक्षा में पढ़ाने के लिए जाऊँ, एक मैं अच्छी तरह से तैयार होकर कक्षा में पढ़ाने जाऊँ, तो मेरे में क्या आत्मविश्वास जागृत होगा। अगर मेरे को बिना तैयारी, बिना शिक्षण कार्य अभ्यास करवाए सीधे मेरे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, तो मैं ठीक प्रकार से वहाँ पर शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले कभी तैयारी की नहीं है। अगर इससे पहले मेरे को अनुरूपित शिक्षण कार्य सिखाया जाए, वो शिक्षक की भूमिका कैसे करनी उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया जाए, ये सारी कार्य मैं पहले से सीख लूँ, तो कक्षा में जाने के बाद मैं ठीक प्रकार से पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद है पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप प्रदान करना। तो पाठ्य वस्तु के समय हम क्रमबद्ध कैसे प्रदान करते हैं भी, जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से विकास करते हैं। यह नहीं है कि हम लास्ट का स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास रूम लास्ट में पढ़ाए, उसको एक क्रमबद्ध, उसको सीक्वेंस प्रदान करते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसको एक क्रमता प्रदान की जाती है। और इसमें नेक्स्ट बताया गया है प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्रों के लिए। ये मतलब दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रतिभाशाली अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हुए जल्दी आगे बढ़ता जाता है, और मंद बुद्धि के लिए यह है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हुए बढ़ता है। ये जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखेंगे उतना ही मैं सीख उसी के अनुसार मेरे को कार्य करना, नहीं, वो अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य करता है, अपनी योग्यता के अनुसार सीखता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इसमें भी छात्र अध्यापकों में सामाजिक कौशलों का विकास। ये छात्र अध्यापक में सामाजिक कौशल का विकास कैसे होता है, क्योंकि जो भी हम अनुरूपित कार्य करते हैं वो सामाजिक के अंतर्गत करते हैं, और समाज के माध्यम से सारी क्रियाओं का विकास किया जाता है। तो समाज में किन किन क्रियाओं की भूमिका की जाती है, कौन कौन से सामाजिक कौशल है, उन सभी चीज़ों से हमें अवगत कराया जाता है। उन सभी चीज़ों की जब हमें जानकारी हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी अभिप्रेरणा की प्राप्ति। अभिप्रेरणा की प्राप्ति कैसे, मोटिवेट कैसे होंगे भी, जब हमें कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, उस कार्य को अगर ठीक प्रकार से कर लेते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं, और अधिक से अधिक उस कार्य करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, और ताकि हम और अधिक सीख सकें, क्योंकि हमारा मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। हमने एक कार्य कर लिया तो उसके बाद हम और अधिक उसको करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा उसमें सहजता प्राप्त हो, अच्छा निपुण हो, उसको अच्छी तरह से और सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट इसमें आते हुए समस्या समाधान से समझ योग्यता का विकास। हाँ, समस्या समाधान से समझ योग्यता का विकास कैसे होता है, जब हमें समस्या के प्रत्येक पहलू का ठीक प्रकार से अध्ययन कर देते हैं, अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं, सीख कर कार्य करते हैं, समस्या का ठीक से पता चल जाता है, तो हम उसको प्रत्येक पद को ठीक से हल कर सकते हैं, प्रत्येक को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट अभी स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना। हाँ भी, स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय कैसे नहीं होगा, एक तो भी मैं किसी प्रकार की तैयारी के बिना स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब मेरे को सब पता ही नहीं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेरे को किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊँ, कोई क्या कार्य कैसे करना है ठीक से उनको नहीं समझा पाऊँगा। और एक मैं पहले से तैयार हूँ भी, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, क्या सिखाना है, मेरे को सारी चीज़ों के बारे में पहले से अच्छी प्रकार से जानकारी मिल जाए, तो मैं उस कार्य में निपुण हो जाऊंगा। निपुणता हासिल करने के कारण मैं स्कूल के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उसके बाद इसमें बताया गया भी निर्णय लेने की योग्यता का विकास। निर्णय लेने की योग्यता का विकास कैसे, जब मैं कोई कार्य अच्छी प्रकार से कर लेता हूँ, कोई कार्य करना आसानी से सीख जाता हूँ, तो आगे भविष्य में क्या निर्णय लेना है, कैसा कार्य करना है, उसके संबंध में आसानी से निर्णय ले सकता हूँ। और इसमें नेक्स्ट शिक्षण कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने में सहायक।
तो अनुरूपित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण कौशल पर अपना अधिकार प्राप्त करना, शिक्षण का कार्य को आसानी से सीखना, शिक्षण कार्य को ठीक प्रकार से उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना, यही प्रमुख बताया गया। तो जो भी हम शिक्षण कौशल सीखते हैं, भाई शिक्षण कौशल जैसे क्वेश्चन स्किल, प्रोबेंकेशन स्किल, स्टिमुलेशन स्किल्स, जो भी चीज़ हम सीखेंगे उन सब चीज़ों को अच्छी प्रकार से सीख लेंगे, तब हम जब उनका प्रयोग करेंगे तो उनका हमारा एक अधिकार हो जाएगा। और अधिकार प्राप्त होने के बाद जब कक्षा का उनको जाते हैं, जब प्रयोग करते हैं, तो ठीक प्रकार से उसका हम प्रयोग करके बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आसानी से वो चीज़ें समझा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बताया टॉपिक अध्यापक प्रशिक्षण में अनुपित शिक्षण। जो अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान होती है उसमें अनुपित शिक्षण का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों जरूरी है, उसके लिए इसमें बताया गया। इसमें मतलब नंबर 1 ज्ञान व सूचना प्रदान करना। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो शिक्षक अध्यापक हमारे कौन से प्रशिक्षक अध्यापक होते हैं, प्रोफिल टीचर्स होते हैं, सबसे पहले वो हम उसको सूचना प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं कि भी अनुरूपी शिक्षण क्या होता है, क्या कार्य होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्रदान की जाती है। उसका अर्थ, विशेषता, सारी चीज़ों के बारे में अच्छी प्रकार से उसको पहले अवगत कराएंगे, ठीक प्रकार से उसको पहले बतलाएंगे। तो उसके बाद बताते हैं इसमें भाग लेने वाले को परिचित कराना। भाग लेने वाले कौन? जो इस कार्य में भाग लेना चाहते हैं, जो विद्यालय में अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं, उसको भी हम इस कार्य से परिचित कराते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सहायक सामग्री प्रदान करना। सहायक सामग्री कौन सी होती है? जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण के दौरान हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता है, किस प्रकार हमें बच्चों को पढ़ाना है ताकि आसानी हो भी। चाक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, डस्टर, प्लेन बोर्ड, मॉडल, जो भी हमारी जो सहायक सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तकें, फिल्म स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो रिकॉर्डर, जो भी सहायक सामग्री होती है, उन सब चीज़ों से बच्चों को प्रदान की जाती है ताकि वो शिक्षण को कार्य को आसानी से संपन्न कर सकें और उसको रुचिकर बना सकें। उसके बाद इसमें बताया वाद विवाद और उसका विश्लेषण करना। वाद विवाद क्या होता है? भी बच्चों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसको हम वाद विवाद का भी इसमें दे सकते हैं कि उसको वाद विवाद तैयार किया तो उसको अधिक से सूचना प्रदान करना, उचित क्रिया का सुझाव देना, निर्णय का संरचना करना, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विश्लेषण करना, छोटे छोटे समूह बनाना, बड़े बड़े समूह बनाना, आपस में विचार विमर्श करना, इन सब चीज़ों का हम तैयार करके उनको विश्लेषण करके बच्चों से तैयारी करवाते हैं। इसमें नेक्स्ट बताया कि समस्या प्रस्तुतिकरण तथा प्रतिक्रिया। तो समस्या क्या होती है? बच्चों से सबसे पहले समस्या पर बताते हैं, समस्या बताने के बाद उसको समस्या समझे आगे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुत करने के बाद में हम इसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया क्या है, भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, उस सब चीज़ों की इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें नेक्स्ट होता है निर्णय लेना। जजमेंट क्या होता है? कि घटनाओं से संबंधित जो विभिन्न विचार होते हैं, विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। घटनाओं संबंधी विभिन्न प्रकार के तथ्य और आंकड़े, सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाते हैं और अपने कार्य को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है नेक्स्ट इसमें बताया कि विषय पर चर्चा करना। किस विषय पर? जो हमने निर्णय लिया, डिसीजन ले लिया, उसके बाद में उस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य को हमें संपन्न करना है, किस प्रकार का हमें कार्य करना है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा लेते हैं। मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे करेंगे? कि उसका ऑब्जर्वेशन करके हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए हम रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं या स्वयं पीछे बैठकर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि छात्र अध्यापक ने ठीक से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, अनुरूपी शिक्षण को ठीक से सीख पाया या नहीं सीख पाया, इस संबंध में हम संपूर्ण उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने ये जो बताया कि अनुरूपी शिक्षण क्या होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयारी करना। परीक्षा में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज मैंने आपको जो सेकेंड यूनिट करवाई है, तो ये सेकेंड यूनिट के आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं। ये 3 फर्स्ट वीडियो में और 1 क्वेश्चन आपको सेकंड वीडियो में कराया। तो इन चारों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर लेना। चारों क्वेश्चनों में आपका अच्छी तरह से करने के बाद में आप इस यूनिट में से ठीक प्रकार से क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद।